नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं बीबीसीएन IBN टीवी बिहार झारखंड, खबर भी असर भी। बिहार विधान परिषद एमएलसी चुनाव में हुए सीटों के बंटवारे से साफ हो गया है कि बीजेपी बिहार में जदयू के बड़े भाई की भूमिका में है, जबकि अब तक बड़े भाई होने की जिम्मेदारी जदयू के कंधों पर थी। एमएलसी चुनाव में बीजेपी 13 और जदयू के 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का समझौता हो गया है। पहले जदयू 50-50 के तहत 12-12 सीटों पर चुनाव लड़ने की वकालत कर रहा था, लेकिन बीजेपी इस बार अड़ी रही। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वह 13 सीटों पर पहले से हैं, इसलिए अपनी मौजूदा सीटों को वह नहीं छोड़ेंगे। हालांकि बीजेपी ने अपने हिस्से की एक सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट को देने पर राजी हो गई है। गौरतलब हो कि एमएलसी चुनाव के लिए सीटों का बंटवारे का ऐलान शनिवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। जदयू का तर्क था कि चूंकि 2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने 50-50 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा था, इसलिए एमएलसी चुनाव में भी यही फॉर्मूला होना चाहिए। लेकिन इस बार बीजेपी पीछे नहीं हटी। हालांकि अब एनडीए में असंतोष की बात सामने आई है। एनडीए में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के मंत्री मुकेश सहनी ने सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सहनी ने कहा है कि जिस तरह से सीटों का ऐलान हुआ है वह गठबंधन के लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता है। एनडीए में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी नाराजगी व्यक्त करते हुए बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि जब गठबंधन है तो टिकट बंटवारे मिलजुल कर होना चाहिए था। कुछ भी निर्णय हो, एनडीए में चारों पांचों घटक दलों के साथ निर्णय लेना चाहिए था, करते वही जो फैसला होता। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि एक सीट के लिए एनडीए में फूट हो। अब जो निर्णय हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। इससे पहले पटना में बीजेपी और जदयू के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों के बंटवारे की घोषणा करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को कहा कि स्थानीय निकाय कोटे की विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी के हिस्से 13 सीटें आई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 11 सीटें जदयू को दी गई हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि आरजेडी कांग्रेस से अलग वाम दल के साथ मिलकर सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी अपने दम पर विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ेगी। विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर हम लोगों ने पहले ही प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जिसमें हमने लेफ्ट पार्टी के साथ लड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ये फैसला लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट देनी है। ऐसे में हमने इस बार अपने दम पर ही विधान परिषद के चुनाव में लड़ने का फैसला किया है। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसमें से एक सीट भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके अध्यक्ष श्री पशुपति पारस जी हैं। पशुपति पारस जी की लोक जनशक्ति पार्टी को एक सीट देंगे। 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने लड़ने का तय किया। आपसी सहमति से हमारा ये निर्णय हुआ है और इस प्रकार से 11 सीटें जनता दल यूनाइटेड, 13 सीट, लेकिन उसमें से एक सीट भाजपा अपने सहयोगी को देगी, तो 12, 11 और 1 इस क्रम में हम लोग इस विधान परिषद चुनाव को लड़ेंगे। और हमारा ये मानना है कि विगत 4 चुनाव में जिस प्रकार से बिहार की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, विधान परिषद चुनाव में भी जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमारे इस मजबूत गठबंधन को मिलेगा। मैं विजय चौधरी जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी जदयू की ओर से आपको इसके बारे में संबोधित करें। माननीय केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री संजय जायसवाल जी, जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, सबसे तो पहले आप तमाम लोगों के साथ हम भूपेंद्र जी का भी स्वागत करना चाहते हैं, जो कि
दिल्ली से विशेष रूप से गठबंधन और भाजपा जदयू की आपसी सहमति और समझदारी कैसे बनी रहे, इसके लिए इन्होंने अपना समय निकालकर यहाँ पधारने की जहमत उठाई है। इसके लिए हम इनको भी धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। मूल बातें हमारे भूपेंद्र बाबू ने आपको बता दी हैं कि किस ढंग से पिछले 16 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार लगातार काम कर रही है एनडीए की, और उसका जो असर है आम लोगों पर या उसकी जो सराहना है, इसका सीधा जागता प्रमाण है कि चौथी बार ऐसा विरल ही होता है कि एक ही नेता के नेतृत्व में चौथी बार लगातार सरकार बने। ऐसा कम होता है, कम प्रदेशों में होता है। तो ये हम लोगों के सरकार की विश्वसनीयता है, और जिस ढंग से अभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का गठबंधन, अन्य हमारे सहयोगी दल भी हैं, उनके साथ जितनी मजबूती से चल रहा है यह आपके सामने है। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, ये जो विधान परिषद के स्थानीय निकाय से जुड़े चुनाव हैं, आप सब जानते हैं कि उसमें 24 सीटें हैं अभी रिक्त। वैसे तो नियमतः तो इसमें 8-8 सीटों पर 3 क्रम में चुनाव होने होते हैं। 1/3 सदस्य रिटायर करते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष पे चुनाव होने। लेकिन पीछे के समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी जिसके कारण से एक साथ 24 सीट रिक्त हो गए, और फिर पिछली दफ़ा से 24 सीटों पर एक साथ चुनाव हो रहे हैं। और हम लोगों की आपसी समझदारी इसी क्रम में बननी थी, और स्वाभाविक रूप से इनके 13 थे तो ये 13 लड़ना चाह रहे थे। लेकिन हम लोगों के अलायंस में जो एक आपसी समझदारी का जनता दल यू और भाजपा का 50% का एक समझौता था, उसके तहत हम लोग 12 लड़ना चाह रहे थे। तो ये हम लोगों की पुरानी इच्छा थी। इस पर कई राउंड हम लोगों ने बात की और रास्ता इसका निकला जब इन्होंने जैसा बताया कि एक सीट इनको सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को एडजस्ट करने के लिए, उसमें सामंजित करने के लिए आवश्यकता थी। तो हम लोगों ने भी 11 सीट पे सहमति दे दी कि हमारे एक सहयोगी दल की भी साथ आ जाएंगे। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि 12 पे भाजपा लड़ेगी, 11 पे हम लोग लड़ेंगे, और एक सीट पर हमारे लोजपा पारस जी वाली लोजपा के उम्मीदवार लड़ेंगे। तो इस तरीके से ये समझिए कि एक बहुत ही अच्छा आपसी समझदारी का और बड़ा ही मजबूत निर्णय है। इससे कई तरह की भ्रांतियां भी दूर होंगी, और आप लोगों के भी जो कयास चल रहे थे ये उस पर भी एक तरह से आज से विराम लगेगा। और हम आपको आज कम से कम अपने 11 सीट बता देना चाहते हैं। ये भी क्लियरिटी ही आ जाएगी आप लोगों को, कोई फिर दुविधा नहीं रहेगी कि 11 सीट जो जदयू का हम लोग लड़ेंगे वो आपको बता देते हैं। शेष 13 इनको लड़ना है, उसमें से एक जो सीट अपने उनको देंगे ये दे देंगे। उनको कुछ नहीं करना है। हम सिर्फ ये चाहते थे कि कुछ भी निर्णय हो तो चारों पार्टी के लोग बैठ करके निर्णय ले लें, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जो हम समझते हैं इसके लिए थोड़ा मेरे मन में तकलीफ करते वही जो आज किए हैं, लेकिन 4 वर्ष मिल करके बैठ करके बात करते। और दूसरी बात जहाँ है जो निर्णय है हम उसका स्वागत करते हैं। जीतन मांझी की तरफ से ट्वीट भी आया है, आपने देखा होगा कि हम
एक लोटा के चलते बटलोही को बर्बाद नहीं करेंगे। यानी एक सीट के चलते एनडीए गठबंधन बर्बाद हो, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अगर कुछ के चलते तो अच्छा हो जाए, हम भी बात मानते हैं समझ के। और दूसरी बात ये भी है कि सुनी जा रही है बात कि जो लड़ रहे हैं वो 6 महीना पहले से ही प्रयास कर रहे हैं, सर्टिफिकेट लोगों के ले रहे हैं 10-10 हज़ार 15 हज़ार और उसमें पैसा दे रहे हैं। तो भाई उस प्रकार की बात आई तो हमारे पास कौन आएगा कि हम कैंडिडेट देते, हम देते भी नहीं कैंडिडेट। लेकिन ये ज़रूर है कि जब गठबंधन है तो गठबंधन में कोई भी निर्णय हो तो मिलजुल कर करना चाहिए, कुछ ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक तरफ मुकेश सहनी अपना पूरे 2400 के लड़ने के लिए तैयार है। देखिए वो बहुत सी बात जो यहाँ 165 सीट लड़ने की बात कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी यहाँ भी कह रहे हैं, वो उनकी बात है। हम उनकी बात के बारे में कुछ नहीं जानते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर गांधी मैदान स्थित गांधी मंडप में गांधी जी के अस्थि कलश स्तूप पर मगध प्रमंडल के आयुक्त मयंक बड़बड़े ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान जिले के तमाम कई अधिकारी और पदाधिकारी भी गांधी जी के स्तूप को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस मनाया जाता है। गया गांधी मैदान स्थित गांधी मंडप में गांधी जी का अस्थि कलश रखा हुआ है, जहां लोगों ने आज के दिन नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। गांधी का जो डेथ एनिवर्सरी है उसको लेकर के आज कलेक्ट्रेट का महात्मा गांधी स्टैचू को माल्यार्पण किया गया है। आज ऐसा दिन है उनके दिए हुए मूल्यों का याद रखने का, सिद्धांतों को याद रखने का और उसका अनुकरण करने का कोशिश करने का हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। सरकार ने भी पहल किया है, जो 7 सिद्धांत है महात्मा गांधी का, उसको हर जगह हम लोग प्रदर्शित करते हैं। उससे इतने अच्छे मैसेज मिलता है हम सभी लोगों के लिए, आम जनता के लिए, उसका हम लोग को समझना होगा, उसका अनुकरण करने के लिए पूरी कोशिश करना होगा। ये सब मौक़ों को हम लोग यही हम लोगों से भी अपील करेंगे, इन मौक़ों में महात्मा गांधी को दिए हुए सिद्धांत मूल्यों को याद रखें लोग और उसका अनुकरण करें। सरकार के द्वारा शिक्षकों को शराबियों की धरपकड़ करने का आदेश जारी करने के बाद जहां शिक्षकों में आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं रविवार को गया जिले के विभिन्न प्रखंडों में शिक्षकों ने अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्र को जलाकर विरोध प्रकट किया, जिसमें गया के बेलागंज, बांके बाजार एवं अन्य प्रखंड में शिक्षा विभाग के द्वारा जारी उपरोक्त पत्र को जलाकर विरोध प्रकट किया गया। मौके पर शिक्षकों ने कहा कि सरकार के इस तुगलकी फरमान से शिक्षकों की अस्मत खतरे में पड़ जाएगी, साथ ही साथ देश की शिक्षा व्यवस्था भी ध्वस्त होगी।
बिहार में आज सभी प्रखंड मुख्यालय पर शिक्षा सचिव को प्रति को हम लोग जला रहे हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार जो है 60 साल के बाद में सरकारी कर्मचारी जो रिटायर कर जाते हैं, सरकार बिहार को चलाने के लिए 60 साल से एज जो ऊपर हो जाता है वो माथा भरनष्ट हो जाता है। अभी जो शिक्षा का जो खिलवाड़ कर रहा है बिहार सरकार, शिक्षक को शिक्षा देना काम है, ये नहीं कि शराबियों को ढूंढना काम है और जो शराबी बेच रहा है उसको ढूंढना काम है। वो हम लोग सारा चीज़ करेंगे, लेकिन हम लोग नियोजन पर मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो हम लोग नियोजन पर विधानसभा अध्यक्ष होना चाहिए, विधायक होना चाहिए। जब हम ही लोग सब करेंगे तो टास्क फोर्स और फोर्स को क्यों बहाली किए हैं? हम ही लोग से सब करवाएं, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और क्या मांग है आपकी? हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द ये शिक्षा सचिव का जो भर्ती है वो निरस्त करें, और जब तक नहीं निरस्त करते हैं तो हम लोग पूरे बिहार में इसका शंखनाद आंदोलन करेंगे। कितने लोग आज यहाँ पे आप लोग उपस्थित हैं? कितने लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं? आज हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं वो कोरोना का गाइडलाइन करते हुए हम लोग उपस्थित हैं, इसलिए भीड़ भड़का भी हम लोग नहीं करना है। इसके चलते हम लोग कम ही वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? यहाँ हम लोग सरकार को जो शिक्षा सचिव का जो भर्ती ऑर्डर निकाले हैं वो भर्ती को हम लोग जलाएंगे, और वो भर्ती जलाने के बाद हम लोग यहाँ से फिर वापस हम लोग घर जाएंगे। यदि सरकार जो वापस नहीं लेती है तो हम लोग बड़े पैमाने पर बिहार में आंदोलन करेंगे। तू डाल डाल तो मैं पात पात को गया के उत्पाद विभाग की टीम चरितार्थ कर रही है। उत्पाद विभाग की टीम शराब माफियाओं से एक कदम आगे रहते हुए उनके मंसूबे को चकनाचूर करते हुए नजर आ रही है। जी हां, गया जिले में उत्पाद विभाग की पुलिस लगातार सक्रिय भूमिका में है। आज बिहार झारखंड के सीमावर्ती इलाके बांके बाजार थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। गौरतलब हो कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में गया के बिहार झारखंड सीमावर्ती क्षेत्र चेक पोस्ट पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया था। आज एक ट्रक विदेशी शराब बिहार के सटे राज्यों से लाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसमें ट्रक ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शराब हरियाणा से मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था। पहले बोधगया में घूमने पहुंची 52 वर्षीय बौद्ध भिक्षुणी आज यहीं की होकर रह गई है। बोधगया के लोग इन्हें सही से नहीं जानते हों, लेकिन सड़क में घूमने वाले 200 से अधिक आवारा कुत्ते इनके आने का समय बखूबी जानते हैं। भिक्षुणी के क्षेत्र में पहुंचने का आभास इन कुत्तों को दूर से ही हो जाता है। इन बेजुबान जानवरों को यह भिक्षुणी 2.5 साल पहले जानती भी नहीं थी। हिमाचल प्रदेश के रेवासा गांव के रहने वाली 52 वर्षीय भिक्षुणी ग्यांग लाहो 2.5 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए बोधगया पहुंची थी। भ्रमण के दौरान ही कोविड-19 का संक्रमण चारों ओर बढ़ गया और पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। इसी दौरान ग्यांग लाहो ने देखा कि बोधगया के सभी व्यापार स्थलों में ताले लटकने लगे, यहाँ तक के खाने पीने के दुकानों में भी ताले लटकने लगे। लेकिन इस बंदी के कारण बोधगया के सड़कों में घूमने वाले आवारे कुत्तों को एक टाइम का भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा था। कई कुत्ते भोजन न मिलने के कारण कमजोर होते जा रहे थे। यह दृश्य देख भिक्षुणी को दया आ गई और बुद्ध के द्वारा सिखाए गए दया करुणा की बातें याद आने लगी। उन्होंने इन आवारा कुत्तों के लिए लॉकडाउन से अभी तक प्रतिदिन 2 बार खुद से खाना बनाकर खिलाती हैं।
कोई बता रहा है। यहाँ बच्चा लोग सारा गिरब है, माँ पापा के पास कुछ भी नहीं है, कुछ करने के लिए आधार कार्ड बनाने के लिए नहीं है, ये कागज बनाने के लिए अहमियत नहीं है यहाँ लोगों को। फिर हम सोचे लिया कि ये बच्चा को लोग पिता के साथ साथ बच्चा लोग को सही पड़ जाएगा। संडे संडे को 60-50 जैसे बच्चा को खिला रहा है, समझा रहा पढ़ा है। फिर रोज सोने को 7 बच्चा को नाश्ता देता है और 7 बच्चा को एक पीछे रखा है। लोग तो होंगे इसी से रोज पढ़ा है 2 बजे से 4 बच्चा। कोई भी यहाँ ABCD 1 2 ऐसी कोई भी नहीं जानता है। अभी सबको पढ़ा है, हम बहुत खुश है बच्चा के लिए। हम आपका घर कहाँ हुआ? जन्म तो TBC लिया है, रहता है हिमाचल। यहाँ बोधगया में आप कितने दिन से? 2 साल से ऊपर हो गया। यहाँ पर आप कुत्तों लोग को भी खाना खिला रहे हैं, कितने कुत्तों को खिला रहे हैं और कब से खिला रहे हैं? 200 कुत्ता को खिला रहा है। कब से? 2 साल से ज़्यादा हो गया है। रोज सुबह शाम 30 किलो आटा जाता है, 10 किलो जैसे दूध जाता है। खता अपना पोगी सिखा रहा है, कोई अब धोने की नहीं। या लोग बोलता है कि OBC दे रहा है, मेंढे से दे रहा है, अभी तक कोई भी दे रहा भी नहीं है, हम मानी भी नहीं किया है। तो अभी से कर रहा है ऐसे ऐसे। इन जानवरों को आप खाना खिलाते हैं, जानवर आपको काटा भी है? एक बार नया कुत्ता आएगा तो इसको बचा नहीं, सारा को काटेगा, बचा नहीं दिया तो 2-3 बार काटा है। कोई बात नहीं, हमारे देश में जो कुत्ता काटेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ तो कुत्ता काटेगा बहुत कुछ बोलता है। तो सबको पुलिस से खबर देता हूँ कि कुत्ता से दूर रहो, कुत्ता काटेगा तो हमको काम फल नहीं करो। हम कभी कुत्ता को सिखा नहीं कि कुत्ता काटो। क्या नाम है आपका? गया नाम। और बोधगया में आप कहाँ पर रहते हैं? शिवा होटल में। शिवा में रहता है। शिवा होटल के लिए बहुत चीज़ें जाने पाते हैं। सब बहुत अच्छा लोग है। हम हमारा मर्जी से चलता है। अभी तो 2 साल से किराया भी नहीं दिया। कभी पूछो कि किराया देना है, शांति से रहो, इतना अच्छा से काम कर रहा है, बाद में दिखा जाएगा। बोलता भी नहीं। गया नगर निगम के वार्ड संख्या 10 और 11 में मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान और डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ मोहन श्रीवास्तव ने गरीब एवं लाचार बुजुर्गों के बीच सैकड़ों कंबल वितरित किए। सभी को कतारबद्ध कराकर कंबल का वितरण किया गया। इसकी जानकारी मेयर और डिप्टी मेयर ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने बताया कि ठंड पड़ने के कारण गरीबों का जीना दुश्वार हो रहा है। इस ठंड से बचने के लिए उन्होंने गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया है। धुंधला नहीं आ रहा, देखो तो धुंधला नहीं आ रहा। चिकन का अभी का बहुत ज़्यादा शीतलहर भी चला और पिछले कई दिनों से इस तरह से है। तो गरीब निसहाय वृद्ध और वृद्ध महिला लोग जो ठंड में उनका सहायता के लिए आज हम लोग हज़ारों कंबल यहाँ पर बांटे और उनको इतना ज़रूर सहायता होगा कि जो शीतलहरी चल रहा है या घर में कम से कम उनको सहायता प्रदान होगी। गरीब और असहाय का सेवा करना ही सच्ची समाज का सेवा है, इसलिए आज हज़ारों की संख्या में बांटी गई है। हम लोग ठंड का प्रभाव देखते हैं तो और जगह भी कंबल का वितरण हम लोग करेंगे। किरण आरोही स्वयंसेवी संस्था जो विगत 8 वर्षों से मानव व्यापार, बाल श्रम, महिला और बाल अधिकार जैसे गंभीर मुद्दे पर गया जिले में लगातार तत्परतापूर्वक कार्यरत है, उसके द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए दोमुहान के निकट स्थित यातायात थाना के पास N95 मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मौके पर संस्था के द्वारा पुलिस जवानों के बीच मास्क वितरित किया गया। साथ ही सड़कों से जा रहे लोगों को जागरूक करते हुए भी उन्हें मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया गया। इसकी जानकारी देते हुए संस्था के प्रखंड समन्वयक मनोज कुमार ने बताया कि एक किरण आरोही संस्था का उद्देश्य समाज में फैले इस महामारी से हमारे समाज को जागरूक और सुरक्षित करना है। आ जाइए ना सर, जाइए। ठीक है, ठीक है। रुक एक मिनट। आइए बैठ। यातायात थाना बोधिया के पास से मास्क वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। हमारा संस्था का उद्देश्य भी है कि जो भी महामारी फैल रहा है उसको रोकने के लिए समाज को सुरक्षा के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनने से अपने आप को सुरक्षित रहना है, लोगों को सुरक्षा रखना है। इसलिए हमारे पास संस्था का उद्देश्य है कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। घर से निकले तो मास्क पहन के निकले। जिस तरह से लोग घर पे दरवाज़ा बंद करना लास्ट नहीं भूलते हैं और अच्छा काम करने के लिए नहीं भूलते, इसलिए जो भी घर से व्यक्ति निकले वो मास्क पहन कर निकले और मास्क पहनने का आदत डाले। और इसी को उद्देश्य के लिए, इसी को संदेश दिलाने के लिए, लोगों को समाज में फैलाने के लिए हमारे एक किरण आरोही संस्था द्वारा आज दुम्हान यातायात थाना के पास मास्क वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नालंदा के दीपनगर क्षेत्र इलाके के ताड़पर गांव में दबंगों ने घर में घुसकर महिला समेत 4 लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घटना के संबंध में पीड़िता के भाई सूरज कुमार ने बताया कि पारिवारिक विवाद के कारण 2 महीना पूर्व में ही ससुराल वालों ने विवाहिता किरण कुमारी के द्वारा बच्ची को जन्म देने के उपरांत घर से बाहर कर दिया था। उस वक्त ससुराल वालों के द्वारा दहेज की भी मांग की जा रही थी। विवाहिता के भाई सूरज कुमार ने कहा कि किरण कुमार की शादी लखरामा गांव के मुकेश कुमार के साथ 2019 में हुई थी। फिलहाल किरण कुमारी के द्वारा दीपनगर थाना में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में दीपनगर थाना अध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने कहा कि दोनों तरफ से आवेदन लिया गया है। प्रथम दृष्टया में मामला पारिवारिक जुड़ा हुआ है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। दोनों पक्ष में मैं घायल हुआ कि एक ही पक्ष है। हम लोग तो 3-4 लोग ही हैं, क्या कर सकते हैं, सब 30+ संख्या में थे। घर में विवाद क्या था? विवाद वही मेरी बहन की शादी हुई 2 साल पहले। 2 साल से पहले शादी हुई थी। तब फिर कुछ दिन बाद एगो बच्चा बेटी पैदा हुई, तो बेटी पैदा हुई तो इसको रोज अथी करता, टॉर्चर करता था कि बेटी क्यों पैदा हुई, दहेज मांग रहा था। हाँ, बेटी मार पीट के भेजा दिया घर। तो 2-4 महीने शायद मेरी बहन आई हुई थी। तब सोचे कि आज न कल सब समझ जाएंगे, फिर चली जाएगी। तो फिर वो दहेज के और मांग करे और दहेज दो तब रखेंगे, करेंगे नहीं। हम सब असहमत हुए। तो फिर एक आई इसका पति, मेरी बहन का पति, और उसके साथ उसका नाम मुकेश कुमार। आज मारपीट काहे लगी हुआ? मारपीट वही लगा। क्या नाम है आपका? मेरा सूरज कुमार नाम है। नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र स्थित जगत नंदनपुर गांव के टाला खंदा के सरसों के खेत में ग्रामीणों ने एक अज्ञात युवती का शव देखा, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा सूचना पुलिस को दी गई। आनन फानन में रहुई थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सरसों के खेत में पड़े युवती के शव को कब्जे में लिया। युवती का शव बरामद होने के बाद इलाके में तरह तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया में मामला यह प्रतीत हो रहा है कि युवती के साथ दुष्कर्म करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया है।
इस संबंध में रहुई थाना सीमा कुमारी ने बताया कि युवती की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद मामला सामने आएगा। यहाँ पर आया है बुतरू लोग घास गढ़ेला कुछ साग तोड़ेला, तब वही बोला कि जरे लाश है तो हम गाँव पर से आगे ली देखे ला। कुछ पता चला कहाँ का है? नहीं, हमारे के पता नहीं चला। कौन सा जगह है? ये होगा भेंडारी खंडा बोलता है। क्या नाम है अपना? मेरा नाम हुआ राधे श्याम। वीबीसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और वीबीसीएन IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।